नमस्कार। आपकी हिम्मत, मेहनत और जुनून को सफलता की सीढ़ियों पर ले जाने के लिए, सफल साथियों की कहानी, उनकी प्रेरणा आप तक पहुंचाने के लिए और तकनीकी जानकारियों से आपको रूबरू कराने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारी कोशिश होगी कि हम नवीनतम जानकारियों से आपको रूबरू कराएं, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खेती की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देसी गायों की नस्ल को बढ़ाने हेतु गोकुल मिशन योजना। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए समेकित कृषि प्रणाली लाभदायक और किसानों के लिए बेहद उपयोगी लेजर लैंड लेवलर मशीन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत पशुपालकों को देसी गायों के नस्ल बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत वैज्ञानिकों द्वारा नए तकनीकों का इस्तेमाल कर प्रजनक योग बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में दूध के प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मोतिहारी के वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुंडू ने बताया, इस देसी नस्ल के गाय से दूध की गुणवत्ता अच्छी होगी। तो पशुपालक का इसलिए संदेश है, जो ये जो बच्चा जो है आपका पैदा करके टेक्निक जो है आपका देख रहा है, हॉस्टल है हमारे पास। ये हॉस्टल में ट्रेनिंग देंगे फार्मर्स को, जो इसमें स्किल मैन पावर तैयार करेगा। देन वो बच्चा जो है यहाँ से जो एम्ब्रॉय जाएगा, वो एम्ब्रॉय लेके हमारा जो फार्मर्स है, फार्मर्स का गाय जो रेसिपिएंट है, और हम लोग के पास जो एम्ब्रॉय तैयार किया वो डिफरेंट रेसिपिएंट में हम लोग उसको डालेंगे। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों दिन और रात के तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है। ऐसे में अगर दुधारू पशु बीमार पड़ते हैं तो इससे आपकी आजीविका पर सीधा असर पड़ सकता है। ये जो ठंड का मौसम आ रहा है, ये पशुओं के लिए बहुत हानिकारक इसलिए भी होता है क्योंकि उनको अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं से ये बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। यदि हमारे जो पशुपालक भाई हैं, यदि उनका सुचारू रूप से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं से पशु बीमार होगा। यदि दुधारू पशु बीमार पड़ जाता है तो वो उनकी आजीविका का एक मुख्य स्रोत भी होता है। किसान भाई बहनों, ग्रामीण क्षेत्रों में आय को बढ़ाने हेतु कृषि सह व्यवसाय वर्तमान समय की जरूरत है। कृषि के साथ समेकित रूप से पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि व्यवसाय किए जा सकते हैं। इससे जहां अपशिष्ट पदार्थों का भी सदुपयोग हो पाएगा, वहीं आय में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक उन्नति का मार्ग सुनिश्चित होगा। हमारे देश में या यूँ कहें कि विश्व में जनसंख्या के दिन ब दिन विस्तार के कारण कृषि योग्य भूमि दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण आज के समय की ज़रूरत मानी जा रही है समेकित खेती। इस तकनीक को अपनाकर किसान कम संसाधन और क्षेत्र में भी बेहतर लाभ ले सकते हैं। समेकित खेती कृषि की वह तकनीक है जिसमें कृषक मुख्य फसल के साथ साथ कृषि के अन्य घटकों जैसे कि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन को भी समाहित कर सकते हैं। इससे एक तरफ जहां अवशिष्ट पदार्थों का एक दूसरे में समायोजन हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ उतने ही समय और क्षेत्र में उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, मगर इसकी खेती में उन्नत या संकर किस्म का सही चुनाव करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस पर फसल की पूरी उपज निर्भर करती है। कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर JH 222, 4486 ई, कुफरी सतुलज और कुफरी अशोक PJ 376 आदि इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, जिनका उपयोग कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जी की खेती इसकी मांग के कारण हमेशा से ही उत्पादकों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। ऐसे ही एक कर्मठ किसान हैं काशी महतो, जो कि समयानुसार अलग अलग सब्जियों का उत्पादन करते हैं और वर्तमान समय में बैगन के उत्पादन से लगभग 2 गुना लाभ ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2 बीघा में खेती लगाए हुए हैं, बैगन उगन के यही सब कर। और इससे फ़ायदा होगा, समझिए कि लागत से 2 गुना फ़ायदा होगा। DAP डालते हैं, जाइम ये सब है, ये यूरिया मिला करके ये सब है, ये देते हैं। और अथी नवभारत टाइम्स के है, ये कीटनाशक के छिड़काव करते हैं। लेजर लैंड लेवलर को लेजर समतल भी कहा जाता है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ हैं। ऐसे खेतों को खेती के लायक बनाने का काम इस लेजर लैंड लेवलर मशीन की सहायता से किया जाता है। इस मशीन का काम भूमि को समतल बनाना है ताकि उस भूमि पर खेती करना आसान हो जाए। इससे फसल पर समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की बचत भी होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकागंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 2800 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दुनिया भर में एक प्रभावशाली कृषि महाशक्ति है भारत, जिसके अन्नदाता खासकर छोटे किसानों की कुछ मूलभूत समस्याएं रही हैं, जैसे कृषि में आधुनिकीकरण व लाभकारी कृषि यंत्रों का अभाव। इस समस्या को दूर करने के लिए खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के वर्तमान सरकार के संकल्प के साथ शुरू हुआ एक खास प्रयास SMAM योजना, यानी कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहाँ मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में कृषि में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल एवं कृषि के यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन के जरिए भारतीय किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। वर्ष 2014 से आज तक सब मिशन योजना के मार्फत हजारों किसान परिवारों की जिंदगी में न सिर्फ सुखद बदलाव आया है, बल्कि वे दुविधा से निकलकर सुविधा के मार्ग पर कदम ताल कर रहे हैं। सरकार ने हमें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है, इससे हम कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, कमाते भी हैं जी। और हमारे बच्चे जो पहले इस काम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, अब हमें देखने के बाद वो पढ़ाई के साथ साथ इसमें हमारी मदद भी करते हैं और आगे भी वो इस काम को संभालना चाहते हैं। वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को 6000 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए जा चुके हैं। इससे देश भर में किसानों के लिए 15 लाख से अधिक लाभकारी मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। यही नहीं, देश भर में लगभग 43,000 कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब और फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक इक्विपमेंट हब का उद्देश्य किसानों को किराए के आधार पर मशीन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में किसी भी परियोजना की लागत 60 लाख रुपए तक हो सकती है और हाईटेक हब के लिए ये 2.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सरकार द्वारा देश भर में स्थापित फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में किसानों को नए कृषि उपकरणों की जानकारी और इन्हें इस्तेमाल करने की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ किसानों को उन्नत खेती की नवीनतम जानकारियां भी दी जा रही हैं। इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रशिक्षु किसानों के रहने व खाने की मुफ्त सुविधा तो है ही, साथ ही इंस्टीट्यूट तक आने जाने का किराया भी दिया जाता है। ट्रेनिंग लगी है कुछ दिनों की, जिससे मुझे बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में जानने के लिए मिला है। এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা
মই এই বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ যে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৃষকসকলে বহু কাম কম সময়ত কম খৰচত কম কষ্ট খেতি কৰি আমি বহুখিনি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। कृषि में ड्रोन का उपयोग बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इनसे फसलों की निगरानी करना व दवा का छिड़काव करना बेहद आसान हो गया है। इससे खेती की लागत में भी कमी आई है। SMAM योजना के तहत फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए ड्रोन प्रदर्शन हेतु आकस्मिक खर्च व ड्रोन खरीद पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे लाभार्थी किसानों ने फायदा उठाकर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। SMAM स्कीम का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। SMAM स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। न्यू इंडिया की इस बदलती हुई खुशनुमा तस्वीर को संभव बनाया है गांव, गरीब और वंचितों के हित को समर्पित मोदी सरकार के उस संकल्प ने, जिसका लक्ष्य है हर किसान की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। हमें खुशी है SMAM योजना अपने प्रयासों से हमारे अन्नदाता को हर क्षण दुविधा से सुविधा की ओर ले जा रही है। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज के बारे में ली जानकारी, मंडी के भाव की। रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से, और साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में। जानकारियों का सिलसिला थमा नहीं है, बारी है एक भेंटवार्ता की, और इस भेंटवार्ता में हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। नमस्कार, सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, और वह विषय है मटर की वैज्ञानिक खेती। यूँ तो हमारे किसान भाई कई वर्षों से मटर की वैज्ञानिक खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें मटर की खेती की नवीनतम जानकारियाँ उनके पास नहीं है। तो ऐसे में वो कौन सी बातों को अपनाएं ताकि कम लागत में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके, आइए जानेंगे हम अपने विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नित्यानंद जी, जो सीनियर साइंटिस्ट एवं हेड हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा में। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप विषय से अवगत हैं, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मटर की वैज्ञानिक खेती क्या है और इससे हमारे किसान भाई क्या लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो मटर की खेती है वो किस तरह से हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि मटर जो है वो 3 तरह का मटर अपने प्रदेश में लगाया जाता है। एक तो हम अपने क्यारी में यानी नर्सरी में मटर लगाते हैं, दूसरा होता है फली के लिए हम मटर लेते हैं, तीसरा होता है मटर दाना जो होता है उस बीज के लिए हम मटर को लेते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे किसान भाई ख़ास तौर से अधिक एरिया में जो फली छन जो छीमी होता है, फली जो होता है, उस फली के लिए मटर की खेती करते हैं। और मटर की खेती के लिए सबसे उपयोगी चीज़ ये है कि आप जो भूमि का चयन करते हैं वो चयन कैसी हो। हमारी मिट्टी अगर हल्की जो दोमट मिट्टी होती है वो मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस खेत में हम मटर लगाने जा रहे हैं उसमें जल निकास की बहुत ही उत्तम व्यवस्था हो, कि पानी किसी भी स्थिति में हमारे उस खेत में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो कोई भी हमारा दलहनी फसल है वो डैमेज हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए और दूसरी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे फली हमारा जितना जल्दी निकलेगा उतना ही किसान को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुरुआती अवस्था में अगर 15 दिन 20 दिन पहले हमारा फली निकलता है तो हमारे किसान भाइयों को फली का मूल्य अधिक अच्छा मिलता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि हमको थोड़ा अर्ली ले जाना चाहिए इस फसल को लगाने के लिए। सर, आपने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, किसी भी फसल की बात करें तो सबसे पहले बात आती है उन्नतशील प्रजातियों की। तो हमारे किसान भाई कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। निश्चित रूपेण ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बीज जो है हमारा सबसे अहम इनपुट है किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए।
इसके लिए बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर आप लंबी अवधि का अगर आपको दाना लेना है तो रचना है जो 135 से 140 दिन की प्रजाति है, अपर्णा है जो कि 125 से 130 दिन की प्रजाति है। इसी तरह से अगर हम एक नई प्रजाति है IPFD 10-12, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। प्रकाश है, पुरानी वैरायटी है लेकिन खासतौर से कोसी के बेल्ट में बहुत अच्छा इसका डिमांड है, काफ़ी किसान इसको लगाते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर हम फली की बात करते हैं, अगर हमको फली लेना है यानी 60 से 65 दिन में हमारा फली वाली जो फसल है वो तैयार हो जाती है। अगर हमको फली के लिए अगर लेना है तो काशी अगेती है, काशी नंदिनी है, ये जो प्रजातियां हैं, काशी उदय है, ये प्रजातियां काफ़ी अच्छी प्रजातियां हैं। सर ये तो बात रही उन्नतशील प्रजातियों की। सर आगे हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें, साथ ही साथ वो बीज उपचार किस प्रकार करें। निश्चित रूपेण खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण जो है और इसके लिए हम किसानों को सलाह देना चाहेंगे कि पहले आप मिट्टी पलट हल से एक बार अपने खेत की जुताई अवश्य करें। तत्पश्चात आप जो कल्टीवेटर होता है उससे 1-2 जुताई करके उसको लेवल कर लें, पाटा मार लें और जिस समय में हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय में हम नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा जो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से हमको प्रयोग करना है और स्फूर यानी जिसको फास्फेट कहते हैं वो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हमको प्रयोग में लाना है। और अगर किसान भाई हमारे कई बार डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP हमारे किसान भाई प्रयोग में लाते हैं तो उनको जो है 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम DAP पर्याप्त होगा। अब प्रश्न यहाँ पर एक ये उठता है कि हम जो बीज अपने खेतों में डालते हैं प्रारंभिक अवस्था में कई सारे कीट से उसको नुकसान पहुँचता है, कई बीमारियां जो बाद में आती हैं उससे भी हमको अपने फसल को बचाना है, इसलिए बीज का उपचार करना नितांत आवश्यक है। और किसान भाइयों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप FIR को याद रखें और ये FIR थाना वाला नहीं है, यहाँ F से है फंगीसाइड अर्थात फफूंदनाशी से पहले हम उपचारित करेंगे। इसके लिए बहुत आसानी से हमारे बाज़ारों में कार्बेंडाजिम उपलब्ध है, थीरम है, ये भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपको जो दवा मिले उस दवा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अगर कार्बेंडाजिम हम लेते हैं या मैनकोजेब भी लेते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम इस फफूंदनाशी का दवा का प्रयोग करेंगे और इसको अपने बीज पर रख के एक किसी पॉलीथीन पे छाए में रख के अपने बीज को फैला के और उसके ऊपर हमको दवा डाल के और 50 ml प्रति किलो बीज के दर से पानी का छिड़काव करके उसको हल्के हाथ से अच्छे से मिला के और उसको 5-6 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद शुरुआती अवस्था में जो कीट है, दीमक है, कचरा पिल्लू है, गरार है, ये हमारे फसल को काटता है जब हमारा पौधा बहुत नाजुक होता है, उससे बचाने के लिए क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा जो है 20 EC का दवा है, ये 8 ml प्रति किलो बीज के दर से हम इसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद पुनः 6 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम राइजोबियम कल्चर से करेंगे, आधा किलो राइजोबियम कल्चर ले लेंगे, हम मार ले लेते हैं या गुड़ का हम घोल बना लेते हैं। जब वो हल्का चिपचिपा हो जाए उसको आग से उतार के ठंडा कर लेते हैं, जब ठंडा हो जाए तो उसमें राइजोबियम कल्चर मिला के फिर हम अपने बीज का उपचार अच्छे ढंग से कर लेते हैं। और हमारा जब ये बीज उपचारित हो गया तो उसके 24 घंटा से मैक्सिमम 48 घंटा तक हर हालत में हमको बीज अपने खेत में डाल देना है। ऐसा करने से हमारा जो बाद में जो कीड़ा और बीमारियों की समस्या आती है उससे बच सकते हैं। सर आप हमारे कार्यक्रम में आएँ और हमारे किसान भाइयों को इतनी नवीनतम जानकारियाँ मुहैया कराएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परंपरागत तकनीकों के साथ साथ उनमें अगर नवीनतम तकनीकों का संयोग किया जाए तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जी हाँ, यही उद्देश्य था आप तक इस जानकारी को पहुंचाने का। बारी है एक और भेंट वार्ता की जिसमें हम जानेंगे मत्स्य पालन में उचित आहार प्रबंधन के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। अपने बिहार में और वो भी कम समय में अच्छी आमदनी को लेकर मछली पालन काफ़ी लोकप्रिय हो गया है।
चूँकि भोजन सबसे ज़रूरी चीज़ है, और चूँकि जब मछली का विकास तभी संभव है, और अच्छा विकास जब उसको आप उचित आहार देते हैं, भोजन देते हैं। तो किसान बंधुओं, आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है मत्स्य पालन में उचित आहार प्रबंधन। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार, जो किशनगंज स्थित कॉलेज ऑफ फिशरीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सर्वेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर सर्वेंद्र जी, जब कोई शुरुआत कर रहा हो मछली पालन का, तो शुरुआत में किस तरह का आहार प्रबंधन की ज़रूरत होती है, जो आप हमारे किसानों को बताना चाहें? शुरू में जो सबसे छोटी मछली होती है, जो 3 दिन की, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरा बोलते हैं, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है आहार प्रबंधन की, क्योंकि उस समय उस मछली का जो मुंह होता है बहुत छोटा होता है। तो उसके अनुसार जो कमर्शियल फीड है या फिर हम लोग जो जो मेड फीड बनाते हैं वो उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि एक तो उसका मुंह छोटा होता है तो वो उसको आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता है। दूसरा यह है कि उसके जो आंत है, जहाँ पे उसका पाचन होता है, वो भी विकसित नहीं होता है। तो उस भोजन को अगर वो लेता है तो उसको अच्छे से पचा नहीं पाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आहार माना जाता है प्राकृतिक आहार। प्राकृतिक आहार कहने का मतलब है कि तालाब में उपलब्ध जो छोटे छोटे कीट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन, जो प्लावक होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं। तो एक तो उसके मुंह के अनुसार छोटा हो गया तो उसको आसानी से ग्रहण कर लेंगे। दूसरा, जो छोटे छोटे कीट होते हैं उसका अपना भी एंजाइम होता है, तो वो एंजाइम जो होता है उसको पचाने में सहायता करते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो अगर हमको जीरा का स्टॉकिंग करना है किसी तालाब में, तो उसके 10 दिन से 15 दिन पहले तालाब में हम काऊ डंग या फिर सरसों की खली कुछ डाल करके उसमें हम छोटे छोटे प्लावक को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उससे 1 हफ्ता से 10 दिन तक लगभग टाइम लगता है। तो अगर वो प्लावक उसमें उत्पन्न हो जाए फिर स्टॉकिंग करें तो उसके लिए बेहतरीन आहार उपलब्ध होगा। डॉक्टर सर्वेंद्र जी, ये आपने शुरुआती बात बताई। अब हम मान लेते हैं कि मछली जो है वो 1 महीने का हो गया है, तो उस वक्त आप कौन सी आहार या कोई रेडीमेड फूड जो आजकल बाज़ार में उपलब्ध है वो क्या देने की सलाह देते हैं, और कितनी मात्रा होनी चाहिए? क्योंकि वो ये भी उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ इतनी मात्रा और कितनी बार देनी है। जब मछलियाँ धीरे धीरे 10 से 15 दिन उसके बाद, तो उसमें क्या करते हैं कि जब छोटी मछलियाँ, हमने जीरा के जैसे बात किया, तो उन मछलियों में ज़्यादा बार हमको खाना देना है। जैसे छोटे बच्चे में हम लोग दूध पिलाते हैं बहुत बार, दिन भर में हर 2 घंटे 3 घंटे में करते हैं, उसी तरह जीरा में हमको वैसे ज़्यादा बार देना है। बट जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती जाती है, जैसे 1 महीना का हो गया या फिर वो 10 ग्राम का हो गया, 50 ग्राम का हो गया, तो उसके अनुसार हम लोग फीडिंग कम करते जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसका विकास कम होते जाता है। तो उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द पोषक तत्व, जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो कम होती जाती है। तो एक तो हमको क्या करना है कि जितना बार खाना देना है वो धीरे धीरे कम करना है। और मात्रा की बात करेंगे तो हम उसको जैसे कि वज़न के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि वज़न जैसे मान लीजिए कि 10 से 15 दिन आपने बोल रहा है या फिर 10 ग्राम का बोल रहा है, तो उसमें लगभग 10% ऑफ उसके जो मछली का वज़न है उसके हिसाब से देंगे। लेकिन अगर वो 50 ग्राम का हो रहा है तो उसे 5 से 6 ग्राम, अगर 100 ग्राम का हो जा रहा है तो उसमें 2 से 3% हम ज़्यादा बेहतरीन प्रबंधन में हम मानते हैं। डॉक्टर सर्वेंद्र जी, आप एक बहुत अच्छी बात बताया कि जैसे उसका वजन बढ़ रहा है, उसका जो भोजन देने का जो मात्रा है उसको कम करनी है। तो समझ लीजिए कि मछली जो है 1 केजी या 2 केजी का हो गया, अब उसको बाहर निकालना है, मार्केट में भेजना है, तो उससे पहले तक किसान को क्या भोजन देना चाहिए उसको? मैं एक बात और चाहूँगा आपसे कि आप चूँकि विशेषज्ञ हैं, तो कौन सा फूड उनको देना चाहिए जो बाज़ार में उपलब्ध है वो देना चाहिए उन्हें? बाज़ार में उपलब्ध जो आहार होती है वो वैज्ञानिक विधि से बनाए होते हैं, और वो पूरा उस पर अध्ययन करके उस मछली पर कि उसको किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, और उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, उसके हिसाब से वो बनाते हैं। बट किसान बंधुओं की इनकी जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग इस तरह का नहीं बना सकते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए हम तो रिकमेंड्स करेंगे कि किसान बंधु कमर्शियल फीड को ही दे, और अगर छोटे किसान हैं जिनको उपलब्धता नहीं है, वो बना नहीं सकते हैं और वो महंगे भी होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मिक्स करके भी देख सकते हैं 80 और 20 की मात्रा में। जैसे मान लीजिए कि कुछ सामग्री जैसे जो आहार बनाते हैं, जैसे सरसों की खल्ली और राइस ब्रान से, तो 20% वो मिक्स कर दे और 80% जो मार्केट में उपलब्ध है, जो बाज़ार में उपलब्ध है, वो दोनों को मिला करके दे तो अच्छा रहेगा। एक मछली उत्पादन से ही जुड़ा एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, और कि जब लोग कोई मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें बत्तख पालन करना
कितना उपयोगी है या कितना सहायक है ये जो मछली उत्पादकों के लिए? वो सहायक मानते हैं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जैसे मान लीजिए कि मछली के साथ हम बतख पालते हैं तो उसमें फ़ायदा दो तरीके से है। एक तो उसके आहार प्रबंधन में भी आ जाता है, आहार से रिलेटेड, और दूसरा आ जाता है उसके पानी की गुणवत्ता से रिलेटेड। मछलियों की ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मछलियों की आवश्यकता है तो उसको हम या तो एरेटर दे के कर सकते हैं, या फिर उसकी मछली ज़्यादा है तालाब में तो अगर उसके ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बतख यदि तालाब में डालते हैं तो वो क्या होता है कि मूव करती है, तो पानी को वो मूव करेगी, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो बनी रहती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो इसका एक्सक्रेटा है, जो फीकल मैटर है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जो पोषक तत्व है उपलब्ध होते हैं, जिससे जो प्लावक, जो हम प्राकृतिक आहार की बात कर रहे हैं, उसके उत्पादन में या फिर उसके ग्रो कराने में वो बहुत सहायक होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बतख पालन है मछली के साथ वो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सर्वेंद्र जी, चूँकि समय कम है तो कार्यक्रम के आखिर में हमारे जो मछली उत्पादक हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो बेहतर ढंग से मछली उत्पादन कर सकें? किसान बंधुओं को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि मछली पालन से हम आमदनी बढ़ाने के लिए आहार के बारे में विशेष जानकारी रखें। अगर उनको पता नहीं है तो उनके जो विशेषज्ञ हैं उनसे पता करें कि पहले तो वो ये जान लें कि उन कौन सी मछली पालन करने जा रहे हैं, किस साइज़ का करने जा रहे हैं, तो उनके आहार की आवश्यकता है और किस प्रकार की आवश्यकताएँ चाहिए, किस प्रकार के आहार चाहिए और उसमें कितना प्रोटीन चाहिए, इनकी जानकारी ले ले या फिर खुद से अध्ययन करके ले ले और फिर मछली पालन करने चले और उसमें उस प्रकार के आहार की उपलब्धता कराए तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। डॉक्टर सर्वेंद्र जी, आपने मछली पालन से जुड़ी और उस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आहार के बारे में हमारे किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ और नई जानकारियां, कुछ नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।